हेलो एवरीवन, आप सभी का द पीएससी प्रिपरेशन पे स्वागत है। आज हम 1 मई 2026 से बनने वाली सभी करंट अफेयर को कवर करेंगे। उससे पहले हम लास्ट क्लास का रिवीजन कर लेते हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था यूके के प्रतिष्ठित बायोकेमिकल सोसाइटी द्वारा इंटरनेशनल अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय वैज्ञानिक कौन बने हैं। तो ये बने अरुण कुमार शुक्ला। किस राज्य में स्थित जोनागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट है जहां पे भारत का पहला निजी स्वर्ण खनन परियोजना शुरू किया जाएगा? तो कुन्नूर आंध्र प्रदेश में। हाल ही में नासा के आर्टेमिस अकॉर्ड्स में शामिल होने वाला 63rd देश कौन बना है? जॉर्डन। नाइट फ्रैंक के द वेल्थ रिपोर्ट 2026 के अनुसार 19,877 अल्ट्रा धनाढ्य व्यक्तियों के साथ भारत विश्व में कौन से स्थान पे है? 6 पे। फर्स्ट पे अमेरिका है। स्टेट में देखें तो इंडिया में तो फर्स्ट पे मुंबई है। मिस्र के काहिरा में आयोजित आईएसएसएफ जूनियर वर्ल्ड कप 2026 में भारत 16 पदक के साथ कौन से स्थान पे है? तो फर्स्ट पे है। 5 गोल्ड हैं, 6 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज है। इंटरनेशनल डिज़ाइन डे कब मनाया जाता है? 27 अप्रैल को, जिसकी थीम थी द स्पेस इन बिटवीन। उड़ीसा का सिमलीपाल टाइगर रिजर्व जो है, इसको राष्ट्रीय पार्क घोषित होने वाला कौन से क्रम का राष्ट्रीय उद्यान बना है? 107वें क्रम का। स्काई रूट एरोस्पेस के द्वारा निर्मित रॉकेट का नाम क्या है जो भारत का पहला निजी ऑर्बिटर लॉन्च व्हीकल के लिए अंतिम एकीकरण स्टेज पे है? तो विक्रम 1। आत्मनिर्भर दलहन मिशन के तहत किस राज्य से पहली संचरित दलहन खरीद की पहल शुरू की जाएगी? तो बिहार से। किस टीम के विरुद्ध विराट कोहली के द्वारा आईपीएल के इतिहास में 9,000 रन पार करने वाले पहले खिलाड़ी का रिकॉर्ड बनाया गया? तो दिल्ली कैपिटल्स। इंटरनेशनल डांस डे कब मनाया जाता है? 29 अप्रैल को। तो ये थे लास्ट क्लास के रिवीजन। अब शुरू करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा DPI@2047 नाम से रणनीतिक पहल की शुरुआत की गई है? ये शुरुआत की गई है नीति आयोग के द्वारा। तो नीति आयोग के द्वारा डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर @2047 एक रणनीतिक रोड मैप है जिसके तहत भारत को 2047 तक $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का संकल्प है। ये जो रोड मैप है ये 2 चरणों में जो है चलेगा। DPI 2.0 जो है 2025 से 2035 के लिए। इसका जो मुख्य फोकस है आजीविका आधारित विकास और डिजिटल सशक्तिकरण पे है। DPI 3.0 2035 से 2047 तक है और इसमें व्यापक समृद्धि और उच्च उत्पादकता सुनिश्चित करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें लगभग जो है सभी क्षेत्रों को 8 प्रमुख क्षेत्रों को चुना गया है, जैसे MSME, कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, एनर्जी, इस सब सेक्टर को। स्कीम एंड मिशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो हाल ही में PM मुद्रा योजना को 11 साल पूरे हुए हैं, जो कि 2015 में शुरू किया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा आरोग्यवान नाम से जो है पहल शुरू की गई है, जिसके आधार पे राजमार्गों के किनारे औषधीय पौधे लगाए जा रहे हैं। प्रसार भारती के द्वारा वेब OTT प्लेटफॉर्म विकसित किया गया है। RBI की उत्कर्ष 2029 रणनीति का जो है एक विशेष प्रोजेक्ट है जिसका नाम है प्रोजेक्ट सा मुद्रा। इसके तहत जो है भारत की मुद्रा प्रबंधन प्रणाली के आधुनिकीकरण पर केंद्रित है। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक के द्वारा वाटर फॉरवर्ड नाम से एक अनूठी पहल की शुरू की गई है। नीति आयोग के ही द्वारा दिव्य भारती विंडोज टू द सोल ऑफ इंडिया को लॉन्च किया गया था। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समय सीमा बढ़ाकर 2028 की है। वस्त्र मंत्रालय के द्वारा जो है विश्व सूत्र की शुरुआत जो है 61st फेमिना मिस इंडिया से किया गया था। और भारत सरकार ने जो है जनगणना 2027 के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री नंबर जो है घोषित किया है, उसका नंबर है 1855। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य का 50वां स्थापना दिवस मनाया गया है जिसे 36th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के 1975 के तहत 22nd राज्य का दर्जा दिया गया था? तो ये मनाया जा रहा है सिक्किम का। ठीक है, तो सिक्किम जो है इसके 50वीं वर्षगांठ है, स्वर्ण जयंती है और इस अवसर पर नरेंद्र मोदी गंगटोक पहुंचे हैं सिक्किम। तो वहीं पे जो है कुछ समारोह का समापन जो हुआ है उसको संबोधित किया है। सिक्किम जो है 16 मई 1975 को आधिकारिक तौर पे भारत का 22वां राज्य बना था। और अगर सिक्किम का इतिहास कहें तो 1642 से 1975 तक जो है राजशाही का युग था, क्योंकि सिक्किम में 1642 से चोग्याल वंश का शासन था।
फिर 1861 में क्या हुआ कि तुमलोक संधि हुई थी, ठीक है। इसके बाद सिक्किम ब्रिटिश भारत का संरक्षित राज्य बन गया। और आज़ादी के बाद 1950 में जो है भारत और सिक्किम के बीच एक संधि हुई थी, जिसके तहत जो है सिक्किम को संरक्षित राज्य, प्रोटेक्टेबल राज्य का दर्जा दिया गया था। मतलब इंडिया प्रोटेक्ट करेगा, लेकिन उसका खुद का शासन था सिक्किम का। फिर उसके बाद 1974 में जो है सब 75th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो संरक्षित राज्य का दर्जा था उसको चेंज करके उसको सहयोगी राज्य का दर्जा दिया गया। फिर 1975 में सिक्किम में जनता के ने एक जनमत संग्रह हुआ, जिसमें लोगों ने ये कहा कि वो भारत में विलय होना चाहते हैं। तो इसके बाद 16 मई 1975 को 36 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के तहत सिक्किम को जो है भारत का 22वां पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुरक्षित राजमार्ग पर यात्रा करने का अधिकार को संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार का हिस्सा माना गया है? तो माना गया आर्टिकल 21, ठीक है। तो अदालत का ये कहना है कि नागरिकों के पास केवल जीवित रहने का अधिकार नहीं है, बल्कि सुरक्षित रूप से आवागमन करने का भी अधिकार है। तो कोर्ट ने राज्य को निर्देश दिया है कि वो सुरक्षित वातावरण जो है लोगों को प्रोवाइड करे, क्योंकि जो सड़क है उसका रख रखाव का पूरी जिम्मेदारी जो है राज्य की भी जिम्मेदारी है। राज्य सिर्फ प्राइवेट कंपनियों के भरोसे नहीं छोड़ सकती है। तो ये लोगों के जीवन का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 में इसका मेंशन किया गया है। कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आर्ग्यूमेंट्स के लिए समय सीमा को निर्धारित किया गया है। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ही पॉक्सो एक्ट में रोमियो जूलियट खंड को जोड़े जाने का प्रस्ताव दिया गया था। और सुप्रीम कोर्ट ने जो है मासिक धर्म स्वच्छता को संविधान के आर्टिकल 21 के तहत जीवन के अधिकार का हिस्सा माना था। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के द्वारा आर्टिकल 162 के तहत आपराधिक मामलों में सामाजिक सेवा की सजा को जोड़ा गया था। प्रमोशन ऑफ इक्वालिटी इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन रेगुलेशन 2026 का संबंध जो है यूजीसी से था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पहली बार पैसिव एनेस्थीसिया के लिए ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया था। और इसके अलावा जो है जितनी भी एडॉप्टिव मदर हैं उनको 12 वीक का सवैतनिक छुट्टी का अधिकार भी सुनाया गया है। और अभी हाल ही में संसद में जो है विशेष सत्र बुलाया गया था, और 131st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट जो है पेश किया गया था वोटिंग के लिए, जिसके तहत था नारी शक्ति वंदन अधिनियम और डेलिमिनेशन बिल, लेकिन जो है ये पास नहीं हो पाया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ये हमारे संविधान के पार्ट 3 में आर्टिकल 12 से 35 के अंदर मेंशन है, जिसके अंदर जो है अगर हम बात करें आर्टिकल 14 टू 80 जिसमें राइट टू इक्वलिटी मेंशन है। इसके अलावा राइट टू फ्रीडम जो है आर्टिकल 19 से 22, यही जो राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21, इसका जिक्र जो है यहीं से। इसके राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन का जिक्र आर्टिकल 23 से 24 है, जिसके तहत ह्यूमन ट्रैफिकिंग और फोर्स लेबर और चिल्ड्रन को जो है बिलो 14 ईयर्स जो है एम्प्लॉयमेंट पे नहीं लगा सकते हैं, उसके बारे में मेंशन है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन आर्टिकल 25 से 28 के बीच मेंशन है। और कल्चरल एंड एजुकेशन राइट जो है, एजुकेशनल राइट जो है आर्टिकल 29 से 30 के बीच मेंशन है। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज जिसका जिक्र आर्टिकल 32 में है, इसके अंतर्गत जो है अगर किसी का फंडामेंटल राइट जो है वो अगर बाधित होता है तो वो उसको एनफोर्स करने के लिए डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। और इसी आर्टिकल 32 को B.R. अम्बेडकर के द्वारा हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। जो फंडामेंटल राइट्स है वो जस्टिफिकेबल है, ठीक है। और ये कुछ सिटीजन को अवेलेबल है। इसके अलावा जो है कुछ पार्ट ऐसे हैं जो सारे सिटीजन के लिए अप्लीकेबल हैं। जो कॉन्स्टिट्यूशन रेमिडीज हैं जिसके तहत जो है कोर्ट जा सकते हैं, उसके तहत जो है 5 राइट्स के बारे में जिक्र किया गया है, जिसका जो सुप्रीम कोर्ट है वो आर्टिकल 32 के तहत जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स के जो है रक्षा करने के लिए राइट का उपयोग करता है। और जो हाई कोर्ट है आर्टिकल 226 के तहत जो है
वो लोगों के फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए राइट्स का यूज़ करता है, जिसमें एक है, फर्स्ट है हैबस कर्पस, जिसके तहत जो है किसी भी पर्सन को जो है डिटेन करने से पहले, जेल भेजने से पहले, आप अगर आप किसी को गिरफ्तार करते हो तो उसको उसको सबसे पहले आपको कोर्ट में पेश करना होगा। मैंडेमस है जो है, इसके तहत जो है हम पब्लिक अथॉरिटी को जो है ऑर्डर दे सकता है कि वो अपने ड्यूटी को परफॉर्म करे। प्रोहिबिशन जो है, ये लोअर कोर्ट को जो है अपना जो जुरिडिक्शन है, अगर वो एक्सटीड कर रही है अपनी जुरिडिक्शन लिमिट को, तो उसको जो है स्टॉप करने के लिए। सेरेटिरियो जो है, अगर लोअर कोर्ट जो है कुछ कुछ फैसला दिया और उस फैसले को अगर कोई हायर कोर्ट अपने पास लाके उसको समाप्त कर सकती है, लोअर कोर्ट की डिसीजन को, ठीक है, तो उसको कहते हैं सेरेटोरियल। क्यू वारंटो जो है, ये किसी भी अगर कोई इलीगल तरीके से अपने पब्लिक ऑफिस को इलीगल तरीके से यूज़ कर रहा है, तो उसको रोकने से बचाने के लिए है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के द्वारा ओपेक एंड ओपेक प्लस से बाहर निकलने की घोषणा की गई है? तो ये घोषणा की गई है यूएई के द्वारा। ठीक है, तो 1 मई से ये बाहर निकल रहा है, अपनी सदस्यता वापस ले रहा है। यूएई, रीज़न क्या दिया गया है? रीज़न दिया गया है कि यूएई जो है अपनी तेल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए भारी निवेश कर रहा है, और ओपेक के कोटा प्रतिबंधों के कारण वो अपनी क्षमता का उपयोग नहीं कर पा रहा है। ओपेक एंड ओपेक प्लस जो है दो चीज़ें हैं। ओपेक है, उसका जो फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ठीक है, पहले इस ओपेक का पढ़ लेते हैं। ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जो सिर्फ ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसका फॉर्मेशन जो है 14 सितंबर 1960 में बगदाद में किया गया था। इसका बेसिकली एम ये है कि कोऑर्डिनेट करना पेट्रोलियम पॉलिसी और ऑयल का जो मार्केट है उसको स्टेबलाइज करने का काम करता है, ताकि प्रोडक्शन और इनकम जो है बनी रहे। इसमें जो मेंबर कंट्री है 13 है, और ये सभी के सभी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं। ठीक है, जिसमें अल्जेरिया, अंगोला, कॉन्गो, इक्वेटोरियल गिनी, गैबोन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरब, यूएई और वेनेजुएला। इसके अंदर जो है ये ओपेक है जो 40% वर्ल्ड का क्रूड ऑयल प्रोडक्शन करता है, और इसका जो हेड क्वार्टर जो है वेना ऑस्ट्रेलिया में। ओपेक प्लस जो है ये बेसिकली ओपेक ग्रुप का ही एक्सटेंडेड पार्ट है, जिसके तहत जो है नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया था। ओपेक तो है ही, ओपेक में जितने में मेंबर है 13, ये तो इंक्लूड है ही, इनके अलावा जो है जो नॉन ओपेक ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं उनको भी इंक्लूड किया गया, जिसमें, और इसका फॉर्मेशन 2016 में किया गया था, और इसका भी एम ये है कि ऑयल मार्केट को जो है एक दूसरे के जो है सहयोग से जो है सप्लाई मैनेजमेंट को कंट्रोल किए रखना। इसमें 13 ओपेक कंट्रीज तो हैं ही जो ये इधर गए, और इसके अलावा 10 नॉन ओपेक कंट्रीज हैं, जिसमें रशिया, कजाकिस्तान, मैक्सिको, ओमान, अजरबैजान, बहरीन, सूडान, साउथ सूडान, मलेशिया और ब्रुनई। ठीक है, इसको जो है इसके अलावा इसका जो हेड क्वार्टर है, ये इसका भी हेड क्वार्टर वियना ऑस्ट्रेलिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिप्री की नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार भारत सैन्य खर्च के मामले में दुनिया में कौन से स्थान पे है? तो भारत जो है दुनिया में जो है 5th पोजीशन पे है। ठीक है, तो इसमें जो है ये बताया गया है कि ये भारत जो है 2025 में जो है सैन्य व्यय में 2.9% की वृद्धि हुई है, जो रिकॉर्ड 2887 बिलियन तक पहुंच गया है। भारत का सैन्य खर्च कहें तो सैन्य खर्च के मामले में 2025 में भारत ने 8.9% बढ़ाकर 992.1 बिलियन डॉलर खर्च किया है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो है सैन्य खर्च करता है वो अमेरिका करता है, उसके बाद चीन है, और रसिया है, जर्मनी और भारत 5वें स्थान पे है। अमेरिका 954 बिलियन जो है अपने सैन्य खर्च पे करता है, और इसके बाद चाइना, भारत जो है 92.1 बिलियन जो है सैन्य खर्च पे अपना खर्च करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश का रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSC-EO3 को चाइना के लॉन्चिंग सेंटर से लॉन्च किया गया है? तो ये सैटेलाइट है पाकिस्तान का। आजकल चाइना पाकिस्तान की दोस्ती काफ़ी अच्छी चल रही है, तो अभी क्या है कि चाइना ने जो है ताइयुआन सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से पाकिस्तान के रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट PRSC-EO3 को लॉन्च किया गया, और इस मिशन के लिए
लॉन्ग मार्च 6 रॉकेट का उपयोग किया गया है। और ये अगर चाइना के बारे में बात करें तो इस साल में जो है चाइना ने पाकिस्तान के 4 रॉकेट को सैटेलाइट को लॉन्च कर दिया है। और ये जो सैटेलाइट है एक इलेक्ट्रो ऑप्टिकल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, जिसका उपयोग प्राकृतिक संसाधनों की निगरानी, आपदा प्रबंधन, कृषि और पर्यावरणीय बदलाव पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड फैक्ट देखें तो नासा और ईएसए द्वारा डार्क मैटर खोजा गया था, जिसका नाम क्लाउड 9 रखा गया था। नासा के द्वारा पहली बार मेडिकल इवैक्यूएशन के तहत 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन से वापस धरती पर लाया गया था। अंटार्कटिका के वैज्ञानिकों द्वारा पहला ग्लोबल आइस वॉल शुरू किया गया था। सुनीता विलियम जो है ये भारत वंशी अंतरिक्ष यात्री हैं थी सॉरी हैं। तो इन्होंने नासा से जो है ये नासा में काम करती थी तो वहाँ से रिटायर हो चुकी हैं। नासा का जो है आगामी मिशन था आर्टेमिस 2, जिसका संबंध अवतार प्रोजेक्ट से भी है। और इसके तहत ही आर्टेमिस 2 मिशन के तहत ही चंद्र मिशन ये चंद्र मिशन था, चंद्रमा के चारों चक्कर लगाने का मिशन था। तो इसी मिशन के चालक दल जो है चंद्रमा के चारों चक्कर लगाकर वापस आने के लिए ओरियन कैप्सूल को यूज किए थे, और उसको भी एक अलग नाम दिया गया था जिसका नाम था इंटीग्रिटी। ठीक है। और इसी मिशन के द्वारा जो है कुछ रिकॉर्ड भी तोड़े गए थे, क्योंकि इसने जो पुराना मिशन था अपोलो 13 उसका रिकॉर्ड तोड़ा था और चांद के उस पॉइंट तक पहुंचे थे जहां तक अभी कोई भी इंसान नहीं पहुंचा है। इसके अलावा जो है नासा के द्वारा ही पेस उपग्रह वायु में पेस एक विकसित किया गया सैटेलाइट जो हवा में उपस्थित NO2 को ट्रैक कर सकता है। और अमेरिका के द्वारा 2030 तक चांद की सतह पर न्यूक्लियर रिएक्टर स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। और चीन के तियांगोंग स्पेस स्टेशन के प्रशिक्षण और आगामी मिशन पर जाने के लिए चीन के द्वारा पहली बार विदेशी अंतरिक्ष यात्री को चुना गया था, जिनका संबंध पाकिस्तान से 2 पायलट इसमें चुने गए हैं। उनमें से कोई एक को जो है चाइना अपने स्पेस स्टेशन पे भेजेगा। नासा के द्वारा विकसित किया गया नैन्सी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीस्कोप को पृथ्वी से दूर जो है L2 पॉइंट पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक कब से कब तक मनाया गया है? तो 24 से 30 अप्रैल तक। ठीक है। और इसकी जो थीम रखी गई है हर पीढ़ी के लिए टीके कारगर हैं, फॉर एवरी जनरेशन वैक्सीनेशन वर्क। कुछ इंपॉर्टेंट डे देख लें 15 अप्रैल के बाद। तो 17 अप्रैल को वर्ल्ड हेमोफीलिया डे मनाया जाता है। वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है 18 अप्रैल को। वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को, जिसकी थीम थी सॉलिड हैबिट्स स्ट्रॉन्ग लीवर। 21 अप्रैल को पानीपत के प्रथम युद्ध के जो है 500 साल पूरे हुए हैं। राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 21 अप्रैल को। वर्ल्ड अर्थ डे जो है 22 अप्रैल की, थीम थी आर पार और प्लैनेट। 23 अप्रैल को वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे मनाया गया था। इसी के अवसर पर यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड बुक कैपिटल फॉर 2026 रबात शहर को चुना गया था, जो कि मोरक्को का एक शहर है। न्यू दिल्ली में 22 से 26 सितंबर 2026 तक जो है 9th इंडिया इंटरनेशनल वाटर वीक 2026 मनाया जाएगा, जिसकी थीम अभी डिसाइड की गई है क्लाइमेट रिसाइलेंट वाटर मैनेजमेंट। और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी सशक्त पंचायत सर्वांगीण विकास। वर्ल्ड मलेरिया डे 25 अप्रैल को मनाया गया है, जिसकी थीम थी ड्रिवन टू एंड मलेरिया, नाउ वी कैन, नाउ वी मस्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसरो किसके साथ मिलकर आगामी चंद्रयान 5 पर काम कर रहा है, जिसके लिए इसरो के द्वारा लॉन्चिंग साइट का हाल ही में जायजा लिया गया है। तो इसरो अपना आगामी मिशन चंद्रयान 5 जो है जैक्सा जापान की जो स्पेस एजेंसी उसके साथ मिलकर काम कर रहा है। आगे जो चंद्रयान 5 है वो इसरो और जैक्सा मतलब जापान की जो है स्पेस एजेंसी, ये दोनों मिलकर इसको लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो इसी के लिए जो है इसरो जो है जापान के जो लॉन्चिंग साइट वहाँ से लॉन्च किया जाएगा, तो वहाँ का जायजा लेने के लिए गया था। तो ये चंद्रमा के जो ये जो मिशन है चंद्रयान
5, इसको लुपेक्स मिशन भी कहा गया है। और इस मिशन के तहत जो है साउथ पोल पे जो भेजा जाएगा ये मिशन, और जो पानी और बर्फ की खोज करने के लिए साउथ पोल जाएगा। इसमें एक लैंडर होगा जो कि इसरो भारत का होगा, इसरो के द्वारा, और जो रोवर होगा वो जापान के द्वारा विकसित किया जा रहा है। इसकी लॉन्चिंग जो है जापान के S3 रॉकेट के जरिए लॉन्च किया जाएगा। और वर्तमान योजना के अनुसार इस मिशन को 2028 तक लॉन्च करने के टारगेट रखा गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी से फैक्ट देखें तो इसरो के द्वारा आगामी चंद्रयान मिशन 4 के लिए चांद पर जो है, सॉरी ये मिस्टेक हो गई है, चलिए तो आगामी चंद्रयान मिशन के लिए जो है लैंडिंग साइट जो फाइनल की गई उसका नाम है मॉन्स माउंटेन MM4। इसके अलावा जो है इंडिया के द्वारा 13.5 मिलीमीटर व्यास की नेशनल लार्ज ऑप्टिकल टेलीस्कोप विकसित किया गया है। इसरो के द्वारा आगामी मानवयुक्त गगनयान मिशन के लिए मित्रा नाम से मिशन को लॉन्च किया गया था। और गगनयान का दूसरा एयर ड्रॉप टेस्ट जो है श्रीहरिकोटा से हुआ है। इसरो के द्वारा G20 देशों के लिए भारत के नेतृत्व में लॉन्च किए जाने वाले G20 सैटेलाइट को जो है 2027 तक लॉन्च किया जाएगा। हैदराबाद का स्टार्टअप कंपनी है स्काई रूट एरोस्पेस। इसके द्वारा धवन 3 इंजन का वन दुनिया के सबसे बड़े सिंगल पीस 3D प्रिंटेड बूस्टर इंजन इग्नाइट का सफल परीक्षण अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की पहली महिला अध्यक्ष अन्ना लेना वेयरवॉक भारत के आधिकारिक यात्रा पे आई हैं? तो ये यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की अध्यक्ष हैं। और ये जो है इस पद पे जो है 9 सितंबर 2025 को इन्होंने इस पद की शपथ ली थी। और ये यूरोपीय और अन्य समूह की पहली महिला अध्यक्ष है। ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो ओम बिरला के द्वारा जो है पार्लियामेंट्री फ्रेंडशिप ग्रुप के गठन की घोषणा की गई थी। वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है वर्ल्ड वुमेन बिजनेस एंड लॉ रिपोर्ट 2026 प्रकाशित की गई थी। तजाकिस्तान उज्बेकिस्तान के द्वारा जिम के संरक्षण के लिए CMS COP15 बैठक में जो है स्ट्राइप्ड हाइना के संरक्षण का प्रस्ताव दिया गया था। यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की सुरक्षा के लिए जो है एक टास्क फोर्स बनाया गया था जिसका नेतृत्व जॉर्ज मेरिया डा सिल्वा के द्वारा किया गया है। थाईलैंड में जो है 35 साल बाद वर्ल्ड बैंक और IMF का संयुक्त बैठक होगा। हाल ही में भारत को यूनाइटेड नेशन ECOSC के 4 सहायक निकायों के लिए चुना गया है, जिसमें से जो है प्रीति सरन है, इनको CESCR के लिए चुना गया है। इसके अलावा जो है ILO के द्वारा यूनिवर्सल सोशल प्रोटेक्शन इन चेंजिंग लेबर मार्केट जारी किया गया है। वर्ल्ड बैंक के द्वारा वाटर फॉरवर्ड नाम से पहल शुरू की गई है। ICC के द्वारा इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के द्वारा फिलीपींस के पूर्व राष्ट्रपति रोड्रिगो ड्यूटर के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार के द्वारा किस केंद्र शासित प्रदेश में 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी की गई है, जिसके बाद कुल जिलों की संख्या यहाँ 7 हो जाएगी? तो ये की गई है लद्दाख में। तो ये लद्दाख में जो है पहले से 2 जिले थे और 5 नए जिले जुड़े गए हैं, जिनका नाम है जांस्कर, द्रास, शाम, नुब्रा और चांगथांग। तो पहले जो 2 जिले थे वो थे ले और यहाँ कारगिल। इसके अलावा जो है और चुने गए हैं जो 5, वो है नुब्रा, शाम, चांगथांग, जंस्कर और द्रास। जम्मू कश्मीर लद्दाख से रिलेटेड फैक्ट देखें तो दरबार मूव परंपरा का संबंध जम्मू कश्मीर से है। उत्तर कश्मीर के बारामूला में खुदाई में कुषाण के अवशेष मिले थे। पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन रेडियो संगम जम्मू कश्मीर का यहीं से शुरू किया गया था। पहली बार जम्मू कश्मीर के द्वारा उसका पहला BCCI खिताब विजय मर्चेंट ट्रॉफी प्लेट ग्रुप का खिताब जीता गया था। और जम्मू कश्मीर की सिमरन बाला गणतंत्र दिवस के परेड पर CRPF के ऑल मेल मार्चिंग कंटिजेंट का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनी थी। और 66 ईयर बाद जम्मू कश्मीर रणजी ट्रॉफी के फाइनल में पहुंच के जीती थी। श्रीनगर सेंट्रल जेल की कमान संभालने वाली पहली महिला सुपरिटेंडेंट सबा शॉल थी। लद्दाख में तिब्बती नववर्ष लोसार महोत्सव मनाया जाता है। और लद्दाख में ही पैंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन किया गया था, जहां गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया था।
और भारत की पहली पेट्रोग्लिफ संरक्षण पार्क की आधारशिला लेह लद्दाख में रखी गई है। लद्दाख से मैपिंग देखें तो लद्दाख जो है ये ग्रेट हिमालयन का पार्ट है, जहाँ पे बहुत सारे रेंजेज आते हैं, जैसे कि एक है काराकोरम रेंज, एक लद्दाख रेंज और यहाँ जस्कर रेंज है। लद्दाख और जस्कर रेंज से जो है यहाँ से इंदस जो है नदी होके गुजरती है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे बहुत सारे पासेस हैं, जैसे कि जोजिला और ये बुर्जिला पास, जिसके थ्रू जो है ले लद्दाख और जम्मू कश्मीर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। यहाँ पे अगिलहास पास है, जिससे जो है ये अफगानिस्तान से कनेक्ट होता है। और इस साइड देखें तो चांगला, उमिंगला और इमिसला ये पासेस है। इसके अलावा जो है यहाँ पे अक्साई चीन की लोकेशन है, जो कि चाइना और इंडिया के बीच विवादित क्षेत्र है। इसका सबसे पैंगोंग तसो लेक है, जो कि जो है वर्ल्ड का हाईएस्ट, इंडिया का सबसे हाईएस्ट पिक पे स्थित लेक है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट ग्लेशियर है, जैसे हिस्पर ग्लेशियर, चौमुंगला, बियॉट ग्लेशियर, बाल्तोर ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर। कुछ इम्पॉर्टेंट जो है पीक है, जैसे कि माउंट केटू की लोकेशन यहाँ पे है। इसके अलावा नंगा पर्वत की लोकेशन भी यहीं पे है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की रितिका श्री भारत की पहली ट्रांसजेंडर एम्पायर बनी है? तो ये बनी है तमिलनाडु की। ठीक है, तो ये तमिलनाडु से ये रिलेटेड है, और ये जो है तमिलनाडु क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा अपने एम्पायर पैनल परीक्षा के आवेदन फॉर्म में पहली बार मेल और फीमेल कैटेगरी के साथ जो है अदर श्रेणी को भी जो शामिल किया गया था, जिसके तहत इनका सिलेक्शन हुआ है। फर्स्ट वुमेन से रिलेटेड फैक्ट देखें तो भारत के राज्यसभा के लिए चुने जाने वाली पहली LGBTQ कम्युनिटी की सदस्य बनी है मेनका गुरुस्वामी। भूमिका श्रेष्ठ जो है नेपाल की पहली ट्रांसजेंडर महिला सांसद बनी है। साध्वी निरंजन ज्योति जो है NCBC की पहली महिला अध्यक्ष बनी है। अश्विनी भिरे मुंबई महानगर पालिका की पहली महिला कमिश्नर बनी है। साइकिल से माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप तक पहुंचने वाली विश्व की दूसरी महिला दिव्या सिंह बनी है। जनरल सुशांत कॉयल जो है ऑस्ट्रेलिया के 125 साल के इतिहास में पहली महिला आर्मी चीफ नियुक्त की गई हैं। और आंध्र प्रदेश की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश जस्टिस लिसा गिल बनी है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में शामिल होने वाली ईरान की पहली महिला सदस्य और सबसे युवा प्रतिनिधि सुराया अगिहा है। और केरल की तान्या नाथन देश की पहली दृष्टिबाधित जज नियुक्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नरेंद्र मोदी द्वारा उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है गंगा एक्सप्रेसवे। ठीक है, ये जो है ये एक्सप्रेसवे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक को कनेक्ट करने के लिए बनाया गया है। और इसकी लंबाई कहें तो इसकी लंबाई है 594 किलोमीटर। ठीक है, और इससे क्या होगा, जो 12-14 घंटे लगते थे मेरठ से प्रयागराज जाने में, वो मात्र 6 से 7 घंटे ही लगेंगे। उत्तर प्रदेश से रिलेटेड फैक्ट देखें तो यूपी की पटना बर्ड सेंचुरी और गुजरात की छारी ढंड वेटलैंड को रामसर साइट डिक्लेयर किया गया था। तो उस समय रामसर साइट की संख्या कितनी थी? 98। ठीक है, अभी हाल में ही जो है उत्तर प्रदेश का जो है शेख झील पक्षी अभ्यारण्य को भी रामसर साइट डिक्लेयर किया गया है। और इसके बाद जो है रामसर साइट की संख्या कितनी हो गई है? 99। ठीक है, BRO के द्वारा मेरठ में भारत के पहले मानव रहित विमान और ड्रोन रनवे का निर्माण कराया जाएगा। भारत का पहला नेशनल काउ कल्चर म्यूजियम मथुरा में खोला गया है। और इसके अलावा जो है नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर भारत के पहले चिप संयंत्र की नींव ग्रेटर नोएडा में रखा गया है। मेरठ से जो है नरेंद्र मोदी के द्वारा पहले रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम नमो भारत की शुरुआत की गई थी। भारत के वाराणसी नगर निगम के द्वारा 2 लाख से अधिक पौधे लगाकर गिनीज बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है। GSI के द्वारा जो है कालिंजर किले की पहाड़ियों को राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है, जिसके साथ ही ये उत्तर प्रदेश का पहला नेशनल जियो हेरिटेज साइट भी बन गया था। और इस यहाँ के सरकार के द्वारा निवेश मित्र 3.0 पोर्टल का शुभारंभ किया गया था। और एशिया का सबसे बड़ा जेवर एयरपोर्ट का उद्घाटन जो है ये उत्तर प्रदेश में किया गया था नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए तो ये थे आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। कल मैंने आपसे पूछा था कि किस देश के द्वारा दुनिया का पहला स्थायी परमाणु कचरा भंडारण केंद्र ओंकालो बनाया गया है? तो ये बनाया गया है फिनलैंड के द्वारा। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है?
इसके जो ऑप्शन है वो है निधि चिपर, सुमन बेरी, अशोक कुमार लाहिरी और BBR सुब्रमण्यम। इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और इसकी जो PDF है वो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप आपको क्लास अच्छी लगी, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।